हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान सरोवर चैनल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर भारती, और आज फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो ज़रूर देख लें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। हम लोग आगे जो अभी बात कर रहे थे, हम लोग के जो लेक्चर्स चल रहे थे वो है बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोफाज कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा डोज लेक्चर्स की बात कर रहे थे। और हम लोगों ने अपना थर्ड लेक्चर का पार्ट ए कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम लोग पार्ट बी देखेंगे। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि ये सिर्फ आपके इस पोर्शन को ही नहीं कंप्लीट करेगा, बट लाइफ साइंसेज में और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो डायरेक्टली इससे लिंक्ड आउट होते हैं, या जेनेटिक्स में भी जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उसमें, जैसे कि लिंकेज, मैपिंग, उसका फंडामेंटल ओरिएंटेशन और कॉन्सेप्ट आप, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको और स्ट्रॉन्ग होता है, और आपके आने वाले जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो उसको आप बुक को भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन, बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोफाज। तो आज हम लोग फास्ट कॉम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, पर ये ध्यान रहे कि हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो, जो भी हम लोग ने लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ा है। पर ये जो एक्स्ट्रा डोज का जो लेक्चर चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने प्लांट को कवर किया, ड्रोसोफिला के भी कुछ एग्जांपल्स देखे, और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में आर सेकेंड लोकस को कोट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं, जो कि समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और वो लिंक होता है बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स से। इसलिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को पढ़ते पढ़ते हम लोग बैक्टीरियोफाज का फास्ट कॉम्प्लीमेंटेशन जब टेस्ट देखने जा रहे हैं तो हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर होंगे। और जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो वो चाहे प्लांट के रिलेशन या एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है या ड्रोसोफिला के एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप बहुत बढ़िया से लिंक आउट कर पाएँ जीन्स को, और जिस रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, बट ये ध्यान में रखना है कि आपका सिर्फ यही टॉपिक नहीं, बल्कि बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स, जो कि कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी से भी लिंक करता है और कहीं ना कहीं ये बायोटिक्स से भी लिंक करता है, तो उस एरिया को भी ये टच कर रहा है। इस तरह से ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। सो कीप दैट इन माइंड। तो हम लोगों ने फास्ट के बारे में काफ़ी कुछ पिछले लेक्चर्स में देखा है, और आप लोग उसको ज़रूर देख लें। तो हम लोगों ने एक कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि अगर हम बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कराते हैं बैक्टीरियोफाज से, और वहाँ पे हमें पता है उनके जीनोटाइप्स या कुछ डिफरेंट म्यूटेंट्स को कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल प्लांट की तरह क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्योंकि एज सच बैक्टीरियोफाज का क्रॉसिंग ओवर हमें कराना हो तो, क्योंकि आप वो विजुअलाइजेशन नहीं है, आप उसको सीधे देख नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे एस्पेक्ट पे काम करना होगा। तो बैक्टीरियोफाज को क्रॉस कैसे कराया जा सकता है, ये हम लोग ऑब्वियसली देख चुके हैं कि हम लोग इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जैसे दिया हुआ है, को इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स इन्फेक्टिंग द सेम बैक्टीरिया विद फाजेस ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप वंस इनसाइड द सेल, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वायरल जीनोम्स कैन अकर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि अगर ये बैक्टीरियोफाज है, इसने अपना इंसर्ट किया जीनोम, डीएनए इंसर्ट किया, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो क्या हो सकता है कुछ क्रॉसिंग ओवर हो, कुछ रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले, जो कि आने वाले लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉसिंग इज डन बाय द को इन्फेक्शन। हमने दो बैक्टीरियोफाज जो है म्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं और उसको इन्फेक्ट कराया, और देन वी गो फॉर अ फर्दर स्टडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, आप लोग इतना कॉम्प्लीमेंटेशन देखते हुए आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए जीन है, बी है, ए है और बी है, राइट। तो यानी इस बैक्टीरियोफाज का जो जीनोटाइप है उसमें ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये म्यूटेंट है, और इसमें भी क्या है, ये म्यूटेंट है। अगर ऐसा बैक्टीरियोफाज विद अ जीनोटाइप जहाँ पे उसके ए जीन म्यूटेंट है,
तो क्या होने का क्या एस्पेक्ट हो सकता है अगर हमें ये पता है कि ए और बी दोनों ही ऐसी प्रोटीन बनाएंगे जो कि इस बैक्टीरियल सेल को किल आउट कर पाए। तो अगर किल आउट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमें क्या प्लैक्स दिखेंगे। तो प्लैक्स जो है दिखने की जो संभावना है वो क्या है, वो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे दिमाग में है कि हाँ ए और बी दोनों ही जीन जो है वो मिलकर एक कुछ ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं जो कि एक्चुअली में इस लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर यहाँ में दिख रहा है यहाँ पे म्यूटेंट जीनोटाइप है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं। तो यानी कि ये जो दोनों ही जो म्यूटेंट्स हैं वो सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज कॉम्प्लीमेंटेशन की स्टडी कैसे होती है, ठीक। क्योंकि प्लांट और हम लोग ड्रोसोफिला का भी केस देख के आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास अब इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो चुका है कि हम यहाँ पे उन बातों को लिंक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें और थोड़ा बेहतर तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि भाई ए जीन है, बी जीन है। ए जो है कुछ सर्कुलर प्रोटीन बना रहा है, बी जो है वो स्क्वायर टाइप ऑफ कुछ प्रोटीन बना रहा है, और ये दोनों जो है प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, या एक वाइल्ड टाइप। क्योंकि वाइल्ड टाइप क्यों होगा, वो क्यों हम उसको कोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो जीन है वो वाइल्ड टाइप है, दोनों ही सही है, कोई भी म्यूटेशन उसमें नहीं हुआ है। तो जो हमें प्लैक मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो क्लियर प्लैक्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल्स की लाइसिस कर पाएंगे। पर अगर म्यूटेशन कॉज हो जाए तो क्या होगा, एक भाई पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे, हमें म्यूटेंट टाइप ही दिखेगा और वहाँ पे लाइसिस नहीं होगी। इन द सेकेंड केस अगर हम लोग देखें कि अगर बी जीन म्यूटेटेड है तो जाहिर सी बात है तो हमें नेक्स्ट प्रोटीन नहीं मिलने वाला है, और वो भी क्या होगा, म्यूटेंट टाइप ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्लियर कट आइडिया है कि अगर इस तरीके से हमें बैक्टीरियोफाज जेनेटिक्स को देखना है या कॉम्प्लीमेंटेशन को देखना है तो हमें वही सेम लॉजिक लगानी है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेम वही प्रीवियस जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा उसी में हम लोग अगर ये देखें कि ऐसे म्यूटेंट्स हैं जहाँ पे एक का ए जीन म्यूटेंट है और यहाँ पे बी जो है वो वहाँ पे म्यूटेशन कॉज हुआ है, तो क्या हो सकता है कि बाय इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल सेल को हम लोग कर रहे हैं तो चांसेस क्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ का ये बी जो है वो अपनी पॉलीपेप्टाइड दे देगा, ये ए जो है वो अपनी पॉलीपेप्टाइड दे देगा, और ये जो प्रोटीन मिलके बनेगी वो इस बैक्टीरियल सेल को लाइस कर देगा। तो अगर आप प्लेट में बैक्टीरियल कॉलोनी पूरी प्लेट पे फैली हुई है, तो अगर आप इस तरह का इन्फेक्शन देते हैं इस तरह के जीनोटाइप बैक्टीरियोफाज का, तो क्या होगा, आपको क्लियर प्लैक्स जो है, क्योंकि लाइसिस होगी तो क्लियर प्लैक्स जो है मिलने की पूरी संभावना होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वहाँ पे क्या है, ये दोनों ही डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दीज बोथ म्यूटेंट्स बिलोंग टू अ डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के थ्रू ये चीज़ें हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। तो सपोज दिस इज़ अ वाइल्ड टाइप बैक्टीरियोफाज, और हम लोग इसको आर सेकेंड हम लोगों ने बात भी की थी कि कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो रैपिड लाइसिस होती है R1, R2 और R3 टाइप लाइसिस, और उसमें जो ये R2 है उस पर R2 लोकस जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर काम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सेलेक्टिव एडवांटेज देता है स्टडी के लिए। कैसे एडवांटेज देता है वो हम लोग देखते हैं कि सपोज R फॉर रैपिड लाइसिस, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरियोफाज इसके सभी जीन मतलब म्यूटेशन कुछ भी नहीं है, तो ये बी सेल जो है इकोलाई स्ट्रेन्स के, उनको क्या है वो आराम से लाइसिस कर सकता है, तो हमें प्लैक्स दिख रहे हैं। पर इनका जो है अगर हम इनको K12 सेल्स में अगर इन्फेक्ट कराते हैं इसी बैक्टीरियोफाज को, तो भी हमें क्या मिलेंगे, क्लियर प्लैक्स मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखने वाली है।
और पर अगर म्यूटेशन है, कैसा भी म्यूटेंट अगर है, कोई भी किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो गया है, तो क्या होता है, ये जो R सेकेंड म्यूटेंट्स होते हैं, यानी R सेकेंड पे किसी प्रकार का, इस लोकस पे किसी प्रकार का म्यूटेशन कॉज हो गया है, तो जो B सेल्स हैं वो तो क्या होंगी, B और K12 पे अगर हम ये देखते हैं तो क्या होगा, रैपिड लाइसिस होगी, क्योंकि म्यूटेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ म्यूटेशन हो गया है तो कुछ एबनॉर्मल तरीके से ये लाइसिस करेंगे और आपको लार्ज प्लैक्स दिखेंगे, इतनी तेज़ी से लाइसिस होगी। ये आप समझ रहे हैं, पहले भी बात हो चुकी है कि ये पूरा बैक्टीरियल ग्रो किया हुआ है बी सेल्स और इसमें लाइसिस हो रही है, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, क्लियर एरिया दिखने लगेगा। पर जिस एडवांटेज की हम लोग बात कर रहे थे वो यही एडवांटेज है कि ये म्यूटेंट जो है K12 लैम्डा जो बैक्टीरियोफाज स्ट्रेन्स होते हैं, सॉरी सेल्स होती हैं बैक्टीरियल, उन पे जो है ये म्यूटेंट्स जो हैं वो क्या, कोई भी तरह का म्यूटेंट्स है अगर, तो वो इस पे नहीं ग्रो करेगा, यानी कोई भी तरह का प्लैक नहीं मिलेगा। इसी का एडवांटेज लेके कई स्टडीज़ की गई, जिसको सैमुअल बेंजर ने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हुए बहुत सारी बातों को प्रूफ किया, तो वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो हम लोग ने जो अभी देखा उस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर बात करें सैमुअल बेंजर की, जिन्होंने, जो अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, कि जिन्होंने R2 लोकस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और काफ़ी चीज़ों की स्टडी करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके पास निकल के आए, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। जिसमें एक पहला जो है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू ये बता दिया कि जीन इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन। तो अगर इन्हीं के जो अभी हम लोग पिछले अभी एनिमेशंस में हम लोग देख चुके हैं कि एक लगभग एक आइडिया हमारे पास हो गया है कि हम लोगों ने ए और बी जीन का एग्जाम्पल लेते हुए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को बैक्टीरियोफाज में थोड़ा समझ लिया है, बट हमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करनी है, क्योंकि हमें इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे क्लियर भी करना है और R2 लोकस को भी थोड़ा समझना है। तो उस बात को भी ध्यान रखते हुए अगर हम लोग देखें कि द सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, हम लोग ये बात कर चुके हैं अपने आई थिंक वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फर्स्ट डिवाइज्ड बाय लुइस फॉर स्टडिंग द जीन इन द लोअर यूकैरियोट्स, राइट, ड्रोसोफिला का वो केस था, एंड दीज वर अप्लाइड बाय बेंजर टू, और यही चीज़ जो है सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो है बेंजर ने फास्ट पे काम किया, राइट। उन्होंने क्या किया था, हम लोग अभी बार बार बात कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने म्यूटेंट्स लिए थे। कौन से म्यूटेंट्स, R2 म्यूटेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो म्यूटेंट्स जो कि R2 लोकस पे क्या है, उनमें म्यूटेशन कॉज है, इसलिए वो R2 म्यूटेंट्स कहलाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से उनमें जो लाइसिस की एक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ई कोलाई के बी सेल्स स्ट्रेन में, और जो के सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्लैक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इन म्यूटेंट्स पे काम किया, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया, और क्या पता लगा कि एक्चुअली एक तो उन्होंने R2 जो म्यूटेंट्स लिए थे, उन्होंने ये बताया कि वो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन सा, जो उन्होंने 2 म्यूटेंट्स लिए थे, ठीक, जो 2 म्यूटेंट्स लिए थे वो अलग अलग ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। अगर आपको पिछले बातें समझ में आ चुकी है तो आप लिंक कर सकते हैं कि वो किस तरह से इनको ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस बात को। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेपरेट segments R2A and R2B in the R2 region of Fas chromosome। तो उन्होंने जो R2 लोकस पे क्या देखा कि वहाँ पे एक R2A सेगमेंट है जीन में और एक R2B सेगमेंट है, ठीक, और the 2 groups of R2 mutants namely R2A and R2B can be distinguished from their behavior after mixed infection of strain K।
राइट। अब इस बात को हम लोगों को देखना है, हम लोगों को पता क्या है कि जो भी R2 म्यूटेंट्स होते हैं वो ई कोलाई के लैम्डा सेल्स पे ग्रो नहीं करते हैं, प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। पर वाइल्ड टाइप अगर होंगे तो वो फॉर्मेशन करेंगे, बट म्यूटेंट्स वो नहीं करते हैं, और म्यूटेंट्स बी सेल्स पे करते हैं और रैपिड लाइसिस करते हैं। तो ये कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें आगे की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वही बात जो R2 लोकस पर बार बार कही जा रही है कि उन्होंने R2 लोकस पे काम किया। ये R2 लोकस है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, दो सेगमेंट्स R2A एंड R2B, यानी कि ये जो है मिलके ऐसे कुछ पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं जो कि क्या करते हैं, प्लेट बैक्टीरियल प्लेट पर इस तरह के बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट कराते हैं, तो हमें लाइसिस दिखती है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का, देखिए यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं अगर है इस R2 लोकस पे, वेदर इन R2A सेगमेंट और R2 B सेगमेंट कहीं भी नहीं है, तो हमें B सेल्स, ये क्या है, B सेल, उस पर क्या हमें मिलेगा, नॉर्मल ग्रोथ मिलेगी। क्लियर। और अगर हमें देखें म्यूटेशन हो गया है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे दो म्यूटेंट्स हैं बैक्टीरियोफाज। इन म्यूटेंट्स मीन्स कोई ना कोई म्यूटेशन होगा उनके किसी रीजन में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे R2A सेगमेंट में कुछ म्यूटेशन हुआ है। उसी तरीके से दूसरे में भी हमें दिख रहा है R2A पर ही हुआ है। यहाँ पे फिर से दो अलग म्यूटेंट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे R2A सेगमेंट में है, तो यहाँ पे किस सेगमेंट में है, R2B सेगमेंट में है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपके म्यूटेंट्स हैं। तो अगर म्यूटेंट्स की बात करें तो क्या म्यूटेंट्स जो हैं वो हमें ऑब्वियसली पता है, जो म्यूटेंट्स अगर ये होंगे तो ये बी सेल्स पे क्या होंगे, बी सेल्स पे ये पे एनलार्ज प्लैक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, पर ये म्यूटेंट्स के 12 ई कोलाई के 12 स्ट्रेन सेल्स पे ग्रो नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। सेम विद दिस, मतलब क्योंकि ये सब म्यूटेंट्स हैं तो ये वैसा ही बिहेवियर दिखाएंगे। हम लोगों ने पहले ही देख लिया, एकदम ध्यान में रखना है कि जो भी म्यूटेंट्स होंगे वो बी सेल पे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे बट के पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसी बात की को ध्यान में रखते हुए उन्होंने R2 लोकस को चुना और अपनी एनालिसिस फर्दर प्रोसीड की। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि K12, देखिए इसमें ये क्या है, K12 सेल्स हैं ई कोलाई की, राइट। और ये अगर इन्फेक्शन कराया गया, एक पहला जो मान लीजिए यहाँ पे म्यूटेशन था उसके R2A सेगमेंट में, और यहाँ पे भी R2A सेगमेंट में था। सेल्स अगर मान लीजिए उनके जो ये जो जीनोटाइप है उनका इस तरीके से, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये R2A म्यूटेंट है, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और ये R2B ओके है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे R2A है, यहाँ पे म्यूटेशन है। अब यहाँ पे जब जीनोम्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि A और B प्रोटीन्स मिल के लाइसिस कर रहे थे तो यहाँ पे तो वो लाइसिस नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो म्यूटेंट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने बात की, जो म्यूटेंट्स होंगे चाहे वो म्यूटेंट्स R2A पे प्रॉब्लम कर रहा हो या B में प्रॉब्लम हो, तो वो अकेले अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, ग्रोथ तो नहीं होनी है, कोई कॉम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक A जो है वो बना ही नहीं रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा R2A सेगमेंट में म्यूटेशन हो गया, B में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इन्फेक्शन कॉज हुआ इस सेल में तो उन्होंने क्या देखा कि प्लैक्स का फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, क्यों फॉर्मेशन होने लगा, जबकि हम लोग को तो देखें कि म्यूटेंट्स, अगर सिर्फ ये म्यूटेंट्स होता तो ये K12 पे ग्रो ही नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि दोनों ही उसको चाहिए होगा, A और B, और इसका तो A
प्रॉब्लमेटिक है। अगर सिर्फ यही म्यूटेंट डाला गया होता, इन्फेक्ट कराया गया होता, तो भी ये K12 पे ग्रो नहीं कर सकता था। A और B तो एब्सेंट थे। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि A और B, क्योंकि यहाँ का A जीन सेकेंड, इसका A जीन ओके है, राइट, इसका A जीन ओके है, और यहाँ पे A सेगमेंट ओके, यहाँ पे क्या है B सेगमेंट इसका सही है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन करते हुए यहाँ पे प्लैक्स दिख गए। तो जब प्लैक्स ऑब्वियसली अपीयर होंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉम्प्लीमेंटेशन। और हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ही बैक्टीरियोफाज अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें सेगमेंट्स कितने मिल रहे हैं, R2 लोकस पे 2 मिल रहे हैं। अब हम लोगों को पता चल गया है कि जब भी मिक्स्ड इन्फेक्शन हम करते हैं तो वहाँ पे is done using 2 different mutants, one belonging to R2A, the other to R2B group. The 2 phages multiply causes lysis of host cells and plaques are formed. यही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने मिक्स्ड इन्फेक्शन कराया। एक में क्या प्रॉब्लम थी, R2A was not R2A was mutated, R2 इसमें R2B में म्यूटेटेड था। तो एक जो म्यूटेंट्स था वो R2A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और दूसरा R2B ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। This means that normal polypeptides of both mutants are required to produce plaques. ये हम लोगों को क्लियर है। That is to say the 2 complement each other. But if the 2 mutants used for mixed infection of K lambda both come from the same group, either R2A or R2B, they will not be able to form plaques. क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है कि अगर सेम जीन में ही म्यूटेशन है तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर डिफरेंट उसमें जीन में अगर प्रॉब्लम है तो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। हम लोग ने ये बात काफ़ी डिस्कस की हुई है। एक और यहाँ पे है जहाँ जो और क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R2 स्ट्रेन 1 है, R2 स्ट्रेन 2 है, R2 स्ट्रेन 3 है, और सभी स्ट्रेन के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि जो R2 स्ट्रेन 1 है उसमें A जो है जीन A डिफेक्टिव है, इसमें जीन B नॉर्मल है, इसमें जीन A डिफेक्टिव है, इसमें जीन B। सेम वही लॉजिक हम लोगों को इस्तेमाल करनी है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं। तो साथ में ऐसे ही बैक्टीरियोफाज जिनका जीनोम कुछ इस तरीके से है, तो अगर इन्फेक्शन कॉज कराते हैं तो हमें प्लैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जीन ए क्या है, वो काम नहीं कर रहा है। और प्लैक्स फॉर्मेशन के लिए ए और बी का दोनों का होना ज़रूरी है। उसी तरह जब 3 और 4 स्ट्रेन जिसमें ए डिफेक्टिव था 3 में और इसमें बी डिफेक्टिव था, तो क्योंकि यहाँ का बी ठीक है और यहाँ का ए ठीक है, तो दोनों ही पॉलीपेप्टाइड्स मिल सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। जब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा तो प्लैक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यही जब एनालिसिस पूरी कंप्लीट होती है तो वो इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं बेंजर की ए एंड बी आर 2 सेपरेट जीन्स और सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन टर्म जो है बेंजर के द्वारा दिया गया था। उसी तरीके से इन्होंने और भी टर्म दिए थे, रिकॉन और म्यूटॉन। तो ये हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में सेमर बेंजर का पूरा एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो थोड़ा हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को और अपने लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे, जिससे आगे हम लोगों को बहुत आसानी होगी और चीज़ों को समझने में। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग फाउंडेशंस के बगैर काफ़ी हैवी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं और फिर चीज़ें या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते। सो इट्स बेटर इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आगे जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। जैसे म्यूटॉन का ही बेंजर ने बात की म्यूटॉन को, तो म्यूटॉन के लिए उन्होंने डिलीशन मैपिंग का किया, जो कि डिलीशन मैपिंग आप देखते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस में पूछता है। तो अगर हम लोग को वही समझ में आ जाए कि ये चीज़ें हुई कैसे, तो और रिकॉन कैसे टर्म दिया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी स्टडी करके, जो कि हम लोग पढ़ते हैं लिंकेज मैपिंग में, बाद में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। सो दैट इज़ वाई सेमर बेंजर का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू सिस्ट्रॉन वर्ड लाए और
कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू सिस्ट्रॉन टर्म आया, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने रिकॉन टर्म दिया, डिलीशन मैपिंग ये सब स्टडी करके उन्होंने म्यूटोन टर्म दिया। और ये सभी आप इसलिए ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके, और आर्सेक एंड लुकास भी इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। So, the fact that segments A and B show complementation demonstrate that A and B are independent separate units. ठीक, each performs a different function resulting in distinct polypeptide and product. Polypeptides from both segments A and B are necessary for fast multiplication in restraint K lambda. क्योंकि हम लोग देखते आ रहे थे, इसीलिए पहले ही एक आपको शुरू में बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया कि फेस कॉम्प्लीमेंटेशन ए बी इस तरीके से हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने सेमर बेंजर ने जो एक्सपेरिमेंटेशन को अपना आगे बढ़ाया, वो किस तरीके से बी सेल और के लैम्डा का उपयोग किया कि उसमें वो ग्रो कर रहे हैं, और के लैम्डा में तो तब ग्रोथ होगी जब जो दोनों ही जीन काम कर रहे हैं। जब एक भी जीन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो रही है। इसीलिए कहा गया कि जो म्यूटेंट्स हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे। सिर्फ आप एक म्यूटेंट्स बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्ट कराएंगे सेल में, बैक्टीरियल सेल में, तो आपको प्लैक्स नहीं मिल रहे हैं। पर आपने दो इन्फेक्शन इस तरीके से अपना करा दिया कि हाँ एक जो बैक्टीरियोफाज है, अब मान लीजिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये बैक्टीरियोफाज है, ये म्यूटेंट है, मान लीजिए ए माइनस है, तो आप क्या होगा कि ये इस सेल में, इकोलाई के इस सेल में ग्रोथ नहीं देगा। पर अब आपने क्या किया कि आपने एक और म्यूटेंट इस तरीके से आइसोलेट किया, पर ये जो था वो क्या था, वो बी में प्रॉब्लम थी इसके, तो ए इसको यहाँ से मिल जाएगा और बी इधर से इसका ओके था, तो दोनों मिलके लाइसिस करने वाली प्रोटीन को आराम से बनाएंगे और K12 पे ग्रोथ इनकी दिखेगी, वहाँ पे प्लैक्स दिखेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि भाई ए और बी जो है दोनों अलग जीन्स हैं, दोनों अलग सिस्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से फिर सिस्ट्रॉन और जीन का कॉन्सेप्ट भी और बेटर सामने आया। ओके, सो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि इन्हीं बातों को थोड़ा, जो हम लोग सिस्ट्रांस टेस्ट ऑब्वियसली बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर बैक्टीरियोफाज को भी हम लोग सिस्ट्रांस से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है, देखिए फिर बात सिर्फ वही है, अलग अलग तरीके के कहने का तरीका होता है, तो हम लोग हर एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं कि कहीं से भी चीज़ें जो है वो मिस आउट नहीं हो। तो M1 यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे दिया कि म्यूटेंट्स हैं, वहाँ पे 2 रेसेसिव म्यूटेशंस हुए हैं, ठीक। और तो जब रेसेसिव म्यूटेशन होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, म्यूटेंट ही हमें मिलेगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे एक जीन, एक जो है म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है, दूसरा जो है बिल्कुल ठीक है जीन, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रेसेसिव म्यूटेशन है तो ये डोमिनेट करते हुए वाइल्ड टाइप हमें देगा, यहाँ पे भी वाइल्ड टाइप। इफ बोथ ऑफ दीज म्यूटेशन आर प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एंड म्यूटेंट इज ऑब्जर्व्ड, अगर ये म्यूटेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है और आपको म्यूटेंट टाइप ऑब्जर्व होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, म्यूटेंट अगर हमें मिल रहा है, तो देन दीज म्यूटेशन डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर अलील्स ऑफ सेम जीन। अब देखिए यहाँ पे एक ही जीन है, ठीक है, ये एक जीन एक म्यूटेंट का होगा, ये एक जीन एक म्यूटेंट का होगा। अब हमें क्या हो रहा है, जो भी हमने को इन्फेक्शन कराया होगा इस जीन के साथ, हमें क्या मिल रहा है, म्यूटेंट ही मिल रहा है। और यहाँ पे अगर अब हमने क्या, इफ बोथ ऑफ दीज म्यूटेशन आर प्रेजेंट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एंड वाइल्ड टाइप इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि एक R2A लोकस पे मान लीजिए इस तरीके से है, और यहाँ पे R2 ये हमें क्या मिल रहा है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल्ड टाइप हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यहाँ से हमें सही पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा और यहाँ से हमें सही पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड आर अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, ठीक। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग प्लांट्स और अदर केसेस में।
अब हम लोग चलिए एक चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस किए गए होंगे। तो ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स दिए हुए हैं, ये 1 है, ये इस कॉलम में 5 म्यूटेंट्स हैं, यहाँ पे 5 म्यूटेंट्स हैं। हम लोग इस तरह के डेटा का डिस्कशन कर चुके हैं, पर यहाँ पे आपको क्या सोचना है, बैक्टीरियोफाज देखना है। तो 1 और 1 को कराएंगे तो मान लेते हैं, हालांकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि हाँ यहाँ 0 ही आएगा, बट आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए R2 लोकस पे बेंजन ने यही एक्सपेरिमेंट किया, तो जो पहला म्यूटेंट था, जो पहला म्यूटेंट बैक्टीरियोफाज था, वो A में उसके प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी ऑब्वियसली 1 ही की बात हो रही है, ये दोनों एक ही है, A ही A है, तो सेम ही जीन पे प्रॉब्लम हो गई तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है 2 2 2। तो दोनों सिमिलर म्यूटेंट्स को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें या को इन्फेक्ट कराएंगे, क्रॉस का मतलब को इन्फेक्शन, साथ साथ एक बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करा रहे हैं, तो उन्हें बी तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 2 में बी में प्रॉब्लम थी, इसमें भी तो बी में ही प्रॉब्लम होगी, तो हमें ए और बी दोनों ही नॉर्मल चाहिए, तब प्लैक्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 0 मीन्स नो प्लैक फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, प्लस क्या है कि यहाँ पे प्लैक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो या तो 0 होता है या तो डिनोट कर दिया जाता है माइनस साइन से, भी माइनस सिंबल भी दे दिया जा सकता है। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि आप डेटा वैसे ही रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला और दूसरा में भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। पहले और तीसरे में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जहाँ माइनस माइनस है थोड़ा उसको ध्यान में देख लें। तो फर्स्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट और सेकंड तो हम लोगों ने अलग लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये एक ही उसको बिलोंग करते हैं। तो यहाँ भले ही मैंने बी समझाने में लिख दिया था, तो इसका सेंस किया है कि शायद इसका भी ए म्यूटेंट होगा, मतलब ए जीन जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, इसमें भी ए जीन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लैक का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो यानी ये दोनों ही म्यूटेंट जो है कहीं ना कहीं हो सकता है ए में इनके प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब 1 जो है इसके साथ 4 भी हमें मिल रहा है, यानी कि 4 के साथ भी इनका मतलब ये तीनों ही म्यूटेंट, ये तीनों बैक्टीरियोफाज जो है, म्यूटेंट क्या यहाँ पे हम लोग अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया बोलेंगे, अभी हम लोग बैक्टीरियोफाज देख रहे हैं तो हम लोग वही बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, एक ही, यानी एक ही जगह इनकी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ये ए में प्रॉब्लम हो। उसी तरह हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं 2 और 4 में, ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे 2 4, तो यानी इसके भी इन तीनों में ए में प्रॉब्लम है, तो 1 2 आप देखेंगे 4, 2 4 देखेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, 5 है तो हमारा 3 और 5 बच गया है। ये देखना है कि ये क्या अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं या कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। तो ये 3 और 5, देखिए 3 और 5 जो है वो जब आ रहे हैं उनका को इन्फेक्शन कराया जा रहा है, तो शायद उनके एक ही किसी उसमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने वेरियस रिजल्ट करके यही रिजल्ट निकाला कि इन को इन्फेक्शन बाय 2 म्यूटेंट स्ट्रेन, इफ आइदर ए और बी इज म्यूटेटेड ऑन द सेम डीएनए मॉलिक्यूल, सिस देयर इज नो फंक्शन। ठीक, इफ ए इज म्यूटेटेड इन 1 डीएनए मॉलिक्यूल एंड बी इन अदर, तो अगर दूसरे में है तो ट्रांस हो गया, फंक्शन रिस्टोर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग एकदम डेटा निकाल सकते हैं कि आप 1 और 2 को अगर एक बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराएंगे, कोई इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, नहीं होगा, ग्रोथ प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होगा। 1 और 4 को कराएंगे तो नहीं होगा, 2 और 4 को कराएंगे तो नहीं होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पर अगर 1 और 3 को कराएंगे तो होगा, क्योंकि इसका ए मान लेते हैं वो है और ये इसका बी है, तो कहीं ना कहीं इसका बी सही होगा, इसका ए होगा, तो यहाँ पे हमें प्लैक्स ग्रोथ मिल जाएगी। तो इसी तरीके से फर्दर डेटा एनालिसिस करके वो कंक्लूजन पे पहुँचे जो हम लोग बात कर चुके हैं। उन्होंने सिस्टोन टर्म दिया, जीन की का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ, और जो रिजल्ट था वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर हमने एग्जाम्पल दिया है कि 5 R2 म्यूटेंट्स थे,
तो जो ये म्यूटेंट्स थे ये 2 ग्रुप में फॉल आउट कर रहे हैं कि यानी जो 1, 2 और 4 नंबर के म्यूटेंट्स थे उनके पास शायद यहाँ पे वो ए जीन में उनके इशू था और यहाँ पे बी। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बहुत सारी जगहों पे इन चीज़ों की बात होती है। ठीक है, विच इज़ टर्म्ड एज कंडीशनल लीथल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है ये कंडीशनल लीथल म्यूटेशन क्या होता है? अ म्यूटेशन दैट इज लीथल under one set of environment condition, the restrictive condition, but is viable under another set of environmental condition, the permissive condition. तो हम लोग अगर बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जिस कंडीशन में कोई पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं हो पा रही है वो रेस्ट्रिक्टिव हुआ, और जहाँ हो पा रही है वो परमिसिव हुआ। ठीक, अ वायरल म्यूटेंट दैट कैन रेप्लिकेट अंडर some permissive condition but not under the restrictive or non-permissive condition, the parent wild type strain being able to replicate under both condition। अब देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों ने ना एक तरह से पढ़ा भी है इसको। अभी अगर आप देखें, हम लोग बात कर रहे थे ई कोलाई के बी सेल्स स्ट्रेन और K12 जो कि लैम्डा से बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया जाता है। तो अगर हम इन सेल्स की बात देखें तो हमें क्या दिख रहा था कि जो वायरल म्यूटेंट है, जो वाइल्ड टाइप था, वाइल्ड टाइप, तो हम लोगों ने एक एनिमेशन में ही वो देखा था कि जो वाइल्ड टाइप है वो क्या था, कुछ R2+ इस तरीके से जो था वो B में भी आराम से ग्रो कर रहा था और K में भी कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि वो दोनों ही कंडीशन में करेगा। पर जब हम लोग R2 म्यूटेंट की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये R2 म्यूटेंट जो हैं B में तो ग्रो करेंगे, मतलब पर K में नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे ये परमिसिव है, यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। सो दिस इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, या जो भी इस तरीके से क्वेश्चन टर्मिनोलॉजीज को समझना इसलिए बड़ा क्रूशियल हो जाता है। राइट, तो आगे हम लोग अगर देखें तो देखिए जो कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स एंड सप्रेसर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। तो अब ये क्या होते हैं? तो इनका सेंस वही है ना। कंडीशनल में मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, बट अब आपको कंडीशनल लीथल में भी 3 चीज़ें आ सकती हैं: ऑक्सोट्रॉफिक, टेम्परेचर एंड सप्रेसर। तो ये क्या चीज़ होती है कि अगर हम लोग देखें ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स में क्या हो रहा है, ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है, राइट। इसकी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, मान लीजिए सब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई करते हैं वो अगर नॉर्मली ग्रो कर रहा है तो हम कहते हैं ये प्रोटोट्रॉपिक है। पर अगर हमने कहा दिस बैक्टीरियल सेल जो है वो ल्यूसीन ऑक्सोट्रॉफ है, तो कहने का सेंस ये है इसमें ल्यूसीन जो बनाने वाला जो जीन है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अब आप इस सेल को जब भी ग्रो कराना चाहेंगे तो आपको इसमें ल्यूसीन क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं ग्रो करेगा। तो ऐसे म्यूटेंट्स को, तो ये क्या होगा, ये म्यूटेंट्स हो गया जिसको कि ल्यूसीन की आवश्यकता है। अगर वो ग्रो करेगा किसी प्लेट पे, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अलग से ल्यूसीन देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ल्यूसीन ऑक्सोट्रॉफ है। ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव हो गया ना। तो ऑक्सोट्रॉफ्स आर म्यूटेंट्स दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज एन एसेंशियल मेटाबोलाइट, राइट। तो और जो सिंथेसाइज कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड टाइप कहते हैं या प्रोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 टर्मिनोलॉजीज बड़े क्वेश्चंस में ऐसे दी जा सकती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तभी क्वेश्चन को, कभी कभी होता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि हमें कुछ टर्म्स ही नहीं क्लियर होते हैं। तो हमने कहा कि अगर दिस इज
सपोज दिस इज बायोटीन ऑक्सोट्रॉप, तो हमें बायोटीन देना पड़ेगा तब ये ग्रो करेगा, क्योंकि बायोटीन क्या है, ये नहीं खुद डेवलप कर सकता, नहीं बना सकता या नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, तो ये ऑक्सोट्रॉफ हो गया। तो ऑक्सोट्रॉफ क्या होते हैं, एक तरह से म्यूटेंट्स होते हैं जो कि कुछ एसेंशियल कुछ एक आध मेटाबोलाइट नहीं सिंथेसाइज करा पा रहे, तो जो नहीं सिंथेसाइज करा पा रहे हैं तो उसके आगे हम ऐसे लिख देते हैं कि ये इसके लिए एक्चुअली में ऑक्सोट्रॉफ है। क्लियर? तो यानी कि द ऑक्सोट्रॉफ विल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन द मेटाबोलाइट इज सप्लाइड। तो अब परमिसिव कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तो वो करेगा, नहीं तो अगर वो एब्सेंट है तो वो उसके लिए रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन हो जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स की, जो कि वो भी कंडीशनल लीथल म्यूटेंट्स होते हैं। तो नाम से ही जैसे इंडिकेट हो रहा है कि दो तरह के हो सकते हैं, एक हीट सेंसिटिव होता है और एक कोल्ड सेंसिटिव होता है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अब इसको ध्यान में रखना है। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये एक्चुअली में लो टेम्परेचर पे नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, पर जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। उसी प्रकार से कोल्ड सेंसिटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हायर टेम्परेचर पे नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, ठीक, पर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो भी कहें ना कोल्ड सेंसिटिव, यानी आप टेम्परेचर को जब लो कर देंगे तो वो उसके लिए सेंसिटिव है। तो ये जो टर्म है वो ध्यान में रखना है, तो और वो फिर नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है वो किसी की ग्रोथ के लिए वो वायबल होता है, तो इसलिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है वो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अगर टेम्परेचर का जरा भी वेरिएशन होता है तो वो इस तरीके की सेंसिटिविटी दिखाते हैं। Occasionally only the synthesis of gene product is sensitive to temperature, and once synthesized the mutant gene product may be stable as the wild type gene product. ठीक है, so next suppressor sensitive mutants। अब ये suppressor sensitive mutants क्या होते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जिसको हम कहते हैं सप्रेसर। अगर सप्रेसर प्रेजेंट है, फैक्टर सप्रेसर इज प्रेजेंट बट दे आर नॉन वायबल इन द एब्सेंस ऑफ सप्रेसर, यानी सप्रेसर जब प्रेजेंट है तो ग्रोथ वो हो रही है, और अगर सप्रेसर एब्सेंट है तो ग्रोथ नहीं हो रही। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कि ये सप्रेसर जब है तो वो हो रहे हैं और जब नहीं है तो ऐसा क्या है। The suppressor gene may correct or compensate for the defect in phenotype that is caused by the suppressor sensitive mutation, or it may cause the gene product altered by the mutation to be non-essential। अब ये जो बात है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। A conditionally lethal host range bacteriophage mutant that produce nonsense codons and can replicate only in host bacterium able to translate the nonsense codon. The mutations effect are lethal. Prevent replication of virus in a bacterium without such a suppressor mechanism. Very important. ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल जो है ये है वो है एम्बर म्यूटेशन। तो अब हम लोग इस बात को समझेंगे, इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सप्रेसर है तो ग्रोथ होगी, जबकि सप्रेसर टर्म कैसा डिफाइन कर रहा है कि सप्रेसर तो ग्रोथ को नहीं होने देगा, पर अभी आप एग्जाम्पल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रोसेस होता है भाई, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड बनता है और यही पॉलीपेप्टाइड फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज है उस जब वो इन्फेक्ट करता है, राइट, जब वो इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरियल सेल को, तो उसके लिए किसी बैक्टीरियोफाज का एक होस्ट रेंज होता है जहाँ पे उसकी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए नॉनसेंस कोडॉन अगर आ गया, ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन आ गया तो क्या होगा, जो चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही थी वो टर्मिनेट हो जाएगी, ये सभी को पता होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही नॉनसेंस कोडॉन रीड आउट किया तो यहाँ ट्रांसलेशन एंड हो जाता है। जब ट्रांसलेशन एंड हो जाएगा तो प्रोटीन तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरियोफाज
वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है जहाँ पे जिस होस्ट में इस तरह का सप्रेसर हो, यानी जो कि सप्रेसर मीन्स ऐसा टीआरएनए हो, टीआरएनए जो कि इस स्टॉप कोडॉन को एक अमाइनो एसिड से को कोड कर रहा हो, यानी कि यहाँ पे तो फर्दर अमाइनो एसिड ऐड नहीं होंगे, टर्मिनेशन हो जाएगा चेंज का। पर यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ ऐसे सप्रेसर होते हैं जैसे कि टीआरएनए होते हैं जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड लेके आएंगे। हालांकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, पर क्योंकि इसके पास क्या है, म्यूटेंट सप्रेसर टीआरएनए, टायरोसिन कोड करने वाला टीआरएनए है, तो यहाँ म्यूटेंट जो स्टॉप कोडॉन है वहाँ पे क्या होगा, स्टॉप कोडॉन न रीड होके पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट नहीं होगी। और ये जो स्टॉप कोडॉन है वो किसके कोड में हेल्प कर रहा है, टायरोसिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बढ़ती जाएगी और फिर बाद में एंड में जहाँ उसको मेन एंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द जीनोम जो कि आया है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, तो यहाँ पे जब उसको सप्रेसर ये मिल जाएगा, तो सप्रेसर एक्चुअली टर्म क्या है, वो सप्रेसर टीआरएनए जो कि स्टॉप कोडॉन की रीडिंग को सप्रेस कर दे रहा है और पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट नहीं हो पा रही है। तो ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन होता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सप्रेसर टीआरएनए। तो सप्रेसर टीआरएनए ने क्या किया, ट्रांसलेशन को एंड ही नहीं किया, तो होस्ट में क्या होगा, अब बैक्टीरियोफाज जो है वो आराम से रेप्लिकेट करके अपने प्रोटीन्स बनाता रहेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, राइट। तो जहाँ पे सप्रेसर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यानी एम्बर म्यूटेशन, इसको क्या कहते हैं, एम्बर म्यूटेशन। तो वहाँ पे अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन रही है, हो रहा है, तो वो क्या हो गया, परमिसिव कंडीशन। अगर नहीं है सप्रेसर टीआरएनए तो वो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, उसके लिए रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। तो हम लोग कैसे देखते जा रहे हैं, कहाँ पे ऑक्सोट्रॉफिक जो है वो मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट होता है, रेस्ट्रिक्टिव एंड परमिसिव, राइट। और उसी तरीके से टेम्परेचर में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, रेस्ट्रिक्टिव या परमिसिव। यहाँ पे क्या है, म्यूटेशंस पे डिपेंड हो रहा है कि सप्रेसर है या नहीं है। सप्रेसर सेंसिटिव म्यूटेंट्स हैं कि सप्रेसर होगा तो वो क्या होगा, परमिट होते हुए उसका ग्रोथ होगी। क्लियर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। और अगर हम लोग देख लें इसको और हम लोग टेस्ट भी करते हुए, तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ये म्यूटेंट है, राइट। यहाँ पे वही इसको इस तरह के उसको क्या कहते हैं, एम्बर म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट भी किया गया है इस तरीके से, कॉम्प्लीमेंटेशन बाय एग्जामिनिंग ट्रांस टेस्ट परफॉर्म विद सम वेल कैरेक्टराइज एम्बर म्यूटेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज T4, जो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा एम्बर म्यूटेशन। तो एम्बर म्यूटेशन में अगर परमिसिव ग्रोथ चाहिए तो क्या होना चाहिए, सप्रेसर टीआरएनए होना चाहिए, नहीं होगा तो रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है, म्यूटेशन AMB17 एंड AME18। तो ये क्रोमोसोम है, ये देखिए बी सेल की बात है, ठीक है। तो ई कोलाई बी सेल रेस्ट्रिक्टिव होस्ट फॉर एम्बर म्यूटेंट्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव होस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जीन 18 ये जो क्रोमोसोम है, राइट, इसमें जीन 18 जीन 23 ये एक म्यूटेंट की, एक बैक्टीरियोफाज म्यूटेंट की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीन 18 में यहाँ पे म्यूटेशन है कुछ, और यहाँ पे जीन 23 में म्यूटेशन है, पर यहाँ पे ओके है, यहाँ पे ओके है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, रेस्ट्रिक्टिव होस्ट है। रेस्ट्रिक्टिव होस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन वायरस की क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि होस्ट में क्या नहीं है, सप्रेसर नहीं होगा, सप्रेसर टीआरएनए नहीं होगा। पर फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, क्योंकि यह जीन 23 है तो ये तो पॉलीपेप्टाइड टर्मिनेट हो जाएगा, सप्रेसर है नहीं, यहाँ पे 18 भी हो जाएगा, वही एम्बर म्यूटेशन है, ठीक। पर जीन 18 यहाँ पे इस म्यूटेंट का मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफाज हो गया, जस्ट
ठीक है, और ये दूसरा हो गया। इसके क्रोमोसोम, इसके बात हो रही है और इनकी बात हो रही है। म्यूटेंट AME 18 है, ये AMB 17 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके जीन 18 में प्रॉब्लम है, इसके जीन 23 में प्रॉब्लम है। ठीक, क्योंकि सप्रेसर tRNA प्रेजेंट नहीं है तो इनका तो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, यानी कि ये वैसे भी नॉन फंक्शनल होंगे। पर क्योंकि ये ओके है, ये ओके है, तो यहाँ पे हमें पूरा प्रोजेनी डेवलप होती हुई दिख रही है। तो ये वाइट में ये क्या है, ये एक्चुअली में ये क्या है, ये दो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स में जो दो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट किए थे, जिनका क्रोमोसोम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पर यहाँ पे फिर भी ग्रोथ हो रही है। क्यों ग्रोथ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है ना ट्रांस उसमें, क्योंकि इसका एक अलील यहाँ पे सही है, यहाँ पे भले ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम इसकी है, यहाँ पे ये सही है, तो हमें प्रोजेनी मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आप जैसे होता है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्टिव होस्ट है, तो यानी कि यहाँ प्रोजेनी तो बननी नहीं चाहिए। पर रेस्ट्रिक्टिव होस्ट किसके कंटेस्ट में बोल रहा है? एम्बर म्यूटेंट्स, यानी कि यहाँ पे एम्बर म्यूटेशन तो हुआ, यानी कि यहाँ पॉलीपेप्टाइड रीड कंप्लीट नहीं कर पा रही है। ठीक, तो दोनों ही ये अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बी सेल, इसको वाइट में जो दिया है ये समझ लीजिए बी सेल है, ई कोलाई की बी सेल है। ठीक है, तो अब ये पर क्योंकि अलग अलग म्यूटेंट्स का, इसका 18 ओके था, इसका 23 ओके था, तो इन दोनों की ज़रूरत थी एक प्रोजेनी डेवलप करने के लिए, तो वो प्रोजेनी डेवलप हो गई। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग इसको देखें, यहाँ पे वही बात है, बस यहाँ पे 23 दोनों में ही देखिए। अब यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टिव होस्ट का और बेटर मतलब, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टिव होस्ट फॉर एम्बर म्यूटेंट्स मीन्स क्या है, ये एक है बैक्टीरियोफाज का क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाया गया, ये दूसरे का। अब दोनों को बी सेल्स में इन्फेक्ट कराया गया। अब यहाँ पे 23 में प्रॉब्लम थी, इसके भी 23 जीन में प्रॉब्लम थी, पर क्योंकि सप्रेसर tRNA प्रेजेंट ही नहीं था। अगर सप्रेसर tRNA होता तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाती। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं? परमिसिव होस्ट फॉर एम्बर म्यूटेंट्स। पर यहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्टिव होस्ट फॉर एम्बर म्यूटेंट्स क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सप्रेसर tRNA नहीं है। सप्रेसर tRNA होता तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन आगे बढ़ गई होती और ये जो है अपने वेरियस प्रोटीन्स डेवलप करता और प्रोजेनी इस बी सेल के अंदर बनाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी चीज़ें समझनी कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे हम लोग जो लेक्चर लाएंगे वो सेगमेंट बेंजर का भी लेक्चर इंक्लूडेड होगा और एक PYQ का इसके रेफरेंस में लेक्चर आएगा। सो डोंट फॉरगेट इट टू वॉच एंड थैंक यू।